हेलो फ्रेंड्स, दिस इज समीम एंड वेलकम टू द प्रोडक्टिव स्टडी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है उसको फुली तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा रखा है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें जाके देखिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जो हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला लेसन है या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाला लेसन है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, उसका जो बेसिक है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में मैंने पढ़ा दिया है, उस लेसन में मैंने पढ़ा दिया। अगर आप उस लेसन को जाके देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। जो हमारा आज का डिस्कशन है उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर सेकंड है उसको डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, उसमें बेसिकली 3 इवेंट्स होते हैं। वो 3 इवेंट्स में होता है। पहला जो इवेंट होता है वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन, जो दूसरा इवेंट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन, जो तीसरा इवेंट होता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मैं इनको मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्क्राइब नहीं करूँगी, मैं एक आपको बस ओवरव्यू दे दूँगी क्योंकि मैंने जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें अच्छे तरीके से इनको डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स होते हैं, और जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स होते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमेट होगा फीमेल गैमेट होगा, उनके फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। वो फ्यूजन होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, उसको बोल दिया हमने फर्टिलाइजेशन। अब मेल गैमेट कहाँ से आएगा, पहले तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसका गैमेट का ट्रांसफर होगा ताकि वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर सके। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और ट्रांसफर ऑफ गैमेट ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट आ गया। उसके बाद जो जाइगोट का बनना, एम्ब्रियो का बनना, नए ऑफस्प्रिंग का बनना, ये फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स है। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो चेंजेस होंगे उसको हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोल दिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें जो ये प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं। मतलब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के अंदर जो फ्लावर होते हैं, हम मानते हैं कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर मैं प्लांट के केस में बात करूँ तो उसमें ये जो इवेंट्स हैं ये कैसे डिस्क्राइब होते हैं, ये कैसे होते हैं। ठीक है, अगर मैं फ्लावर की डेफिनेशन की बात करूँ तो फ्लावर एक बायोलॉजिस्ट के लिए, बेसिकली जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो पर्सन, उनके लिए या किसी भी मतलब उनके लिए एक फ्लावर का क्या मीनिंग होता है, उनके लिए जो एक फ्लावर होता है वो साइट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमें पता है कि जब जो प्लांट होता है, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, वो एक फ्लावर के अंदर होता है। फ्लावर में क्या होता है, क्योंकि फ्लावर में जो मेल होता है, मेल ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, इसको हमने बोल दिया स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम कार्पल बोल देंगे या हम पिस्टिल बोल देंगे, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो पिस्टिल, जो अगर मैं पिस्टिल का होल मतलब इसका अगर एक गुच्छा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे गाइनोशियम। जैसे जी से गर्ल याद कर लो, गर्ल फीमेल होती है तो पिस्टिल भी फीमेल है। अगर उसके होर्ल हो गया, उसका गुच्छा हो गया तो उसको हम बोल देंगे गाइनोशियम। अगर स्टेमन का होर्ल हो गया तो उसको हम बोल देंगे एंड्रोशियम। मतलब स्टेमन का बहुत सारा गुच्छा हो गया तो उसको हमने बोल दिया एंड्रोशियम। ठीक है, आगे मैं बात करूँ कि जो फ्लावर होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं बाइसेक्सुअल, एक तो होते हैं यूनिसेक्सुअल। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे। जैसे कि इसमें ये मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हमने स्टेमन बोल दिया, और ये फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हमने कार्पल या पिस्टिल बोल दिया। ये दोनों प्रेजेंट है, तो ये हो गया एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर मैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करूँ तो या तो उसमें मेल वाला, या तो ये ऐसा फ्लावर होगा, ये फ्लावर हो गया, इसमें ये मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ये इसमें ये पिस्टिल हुआ या कार्पल हुआ तो इसको हमने बोल दिया फीमेल वाला फ्लावर है कि ये फीमेल फ्लावर है। अगर इसमें स्टेमन हुआ, ऐसे से स्टेमन खड़े हो गए तो हम बोल देंगे कि ये मेल वाला फ्लावर है। ठीक है, अब फ्लावर के पार्ट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। जो ये पिस्टिल होती है, कार्पल होती है, इसका होता है स्टिग्मा। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा बोल देते हैं। जो इससे नीचे वाला पार्ट होता है इसको स्टाइल, और जो ये बल्ब सा एक जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं ओवरी, और इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल। ठीक है, और अगर हम मेल की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो उसका जो ये होता है, ये इसके जो ये होते हैं, जो टर्मिनल जो बाइलोब्ड होता है उसको हमने बोल दिया एंथर, और जो ये होता है इसको हमने बोल दिया फिलामेंट।
ठीक है। ये किसके पार्ट होगी, ये स्टेमन के पार्ट होगी, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है। और जो फ्लावर होता है, जो ग्रीन ग्रीन, जो फ्लावर के नीचे जो ग्रीन ग्रीन 2 पत्ते से दिखाई देंगे, इनको हम सेपल बोलते हैं। ठीक है। और ये जो ओवरी के जो नीचे वाला पार्ट होगा, इसको हमने बोल दिया रिसेप्टिकल, यहाँ पे थैलेमस भी बोल सकते हैं। अगर हम आगे बात करें कि जो, हाँ, ये पॉइंट नोट करने का है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। आखिर में जो प्लांट होता है वो फ्लावर प्रोड्यूस ही क्यों कराता है, उसे क्या ज़रूरत है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट्स को फ्लावर प्रोड्यूस कराने पड़ते हैं, इसलिए जो भी फ्लावरिंग प्लांट होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर मैं, अब हम प्री फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर और जो इवेंट्स हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसको अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। हमने जो प्रीवियस वीडियो हैं उनमें जब हमने कॉमनली पढ़ा था कि जो प्री फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक तो होता है गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होनी है, गैमेट चाहिए तो गैमेट फॉर्मेशन होगा। फिर होता है गैमेट का ट्रांसफ़र। ठीक है। अब हम इन्हीं चीज़ों को फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। जिसके पीछे भी जेनेसिस लग जाता है, मैंने आपको बोला था कि उस जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन, तो गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन। अब प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और जो मेल ऑर्गन है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो मेल गैमेट होते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है। हमने बोला था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है प्लांट में उसको हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है। अब स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, ये हो गया स्टेमन। जो स्टेमन का जो ये जो लॉन्ग और जो स्लेंडर स्टॉक है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और जो इसका जो ये टर्मिनल होता है ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब क्या हो गया, मतलब एक लोब तो इसका ये हो गया और एक लोब इसका ये हो गया, ये बाइलोब्ड होता है, इसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं कि जो प्रोक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, या तो वो थैलेमस से अटैच होगा या पेटल ऑफ द फ्लावर से अटैच होगा। मतलब प्रोक्सिमल एंड कौन सा होता है? प्रोक्सिमल एंड होता है, जैसे हम इसमें देखते हैं, इस पिक्चर में देखते हैं कि जो प्रोक्सिमल मतलब जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, ये वाला एंड, ये वाला एंड, जो ये एंड है, देखो या तो ये थैलेमस से अटैच है रिसेप्टेकल, या थैलेमस से अटैच है, या तो ये इस पेटल्स, इन पत्तों से अटैच होगा। ठीक है। इसका कहने का मीनिंग ये है। जो अब बोलते हैं कि जो स्टेमन्स होते हैं, क्या वो मतलब सभी जो फ्लावर्स होते हैं स्पीशीज़ के, जो अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं, क्या स्टेमन का नंबर और उनका साइज सेम होता है? नहीं, उनका साइज भी डिफरेंट होता है और जो स्टेमन का नंबर है वो भी डिफरेंट होता है डिफरेंट स्पीशीज़ के फ्लावर्स में। अगर मैं आगे बात करूँ तो जो एंथर होता है, जो एंथर जो हमने ये बाइलोब्ड पढ़ा था, जो एंथर है वो जनरली बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड कैसे कि उसके 2 लोब होते हैं, ये इस तरीके से जब भी कोई डायग्राम बनाते होगे तो आप ऐसे बनाते होगे स्टेमन का, ये तो ये एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, तो ये बाइलोब हो गई। ठीक है। और प्रत्येक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो गया बाइथिकस। अब ये यहाँ पे देखते हैं, अब ये हो गया एक स्टेमन। ठीक है। इसका ये पार्ट हो गया फिलामेंट, ये पार्ट हो गया एंथर। अब एंथर क्या है? बाइलोब्ड है, मतलब एक लोब इसका ये है, एक लोब इसका ये है। अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होंगे, मतलब एक लोब ये हो गया, इसके अंदर मैंने 2 थीका बना दिए ऐसे। ठीक है। अब ये लोब हो गया, इसको मैंने बोल दिया 2 थीका बना दिए ऐसे, तो प्रत्येक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होंगे, इसलिए ये क्या होगा? ये होगा बाइथिकस। ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ें, कहाँ पे थे हम? हाँ, जो अब ये जो लोब्स वगैरह होंगे ये कैसे सेपरेट होते हैं? ये जो थीका वगैरह होंगे ये कैसे सेपरेट होते हैं? ये जो थीका वगैरह होंगे ये एक लॉन्गिट्यूडनल ये ग्रूव होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, इससे दोनों थीका, एक थीका ये हो गया, एक थीका ये हो गया, ये पूरा हो गया एक लोब, ये पूरा हो गया एक लोब, इसके अंदर ये एक थीका हो गया, ये एक थीका हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया। ये जो ये लाइंस होती हैं इनको हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलते हैं, जो थीका को सेपरेट करती हैं। अगर मैं ट्रांसफर सेक्शन की बात करूं तो ट्रांसफर सेक्शन, अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर सेक्शन 2 टाइप के सेक्शन होते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल से याद कर लेना, एल से लॉन्गिट्यूडनल, एल से लेंथ, तो जो लेंथ वाइज काटा जाए तो उसको बोल देंगे लॉन्गिट्यूडनल। अगर उसके अपोजिट
पैरेलल वे में काटा जाए तो उसको हम बोल देंगे ट्रांसवर्स। ठीक है, तो जो ये जो एंथर है ये ऐसे कट रहा है तो हम इसको बोल देंगे इसका ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। अगर हम इसको ऐसे काटते तो हम बोल देते कि इसका ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है, अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर मैं एंथर को काटूं और उसके ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करूं तो एंथर है वो 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। इसके कहने का क्या मीनिंग है? इसके कहने का मीनिंग है कि मैंने एंथर को ऐसे काटा। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। एक ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है ये वाला एक माइक्रोस्पोरेंजिया, तो ये हो गया एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये हो गया। तो एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। तो टोटल एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? टोटल एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, 2 तो इस लोब में और 2 ये इस लोब में। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया, अभी माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करते हैं, अब इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है कि जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जब ये डेवलप कर जाते हैं तो ये पोलन ग्रेन्स से भर जाते हैं, मतलब इनके अंदर बहुत सारा पोलन ग्रेन्स भर जाता है। तो अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं रह जाते, इनको हम बोल देते हैं पोलन सेक्स या पोलन सेक, जो कि पैकेट होते हैं पोलन ग्रेन्स के। ठीक है, हम आगे बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, मतलब जो पोलन ग्रेन से जब वो डेवलप कर जाएंगे तो वो पोलन सेक बनाएंगे जो कि पोलन ग्रेन से फिल होंगे। तो उनका उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेसिकली जब हम उसके ट्रांसफर सेक्शन की बात करते हैं, मतलब उनको ऐसे काट के, तो उसकी 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और जो टैपेटम होती है। आप इस डायग्राम में अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे ये हो गया एंथर, ठीक है, मतलब ये ऐसे एंथर था, इस तरीके से एंथर था, मैंने इसको इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन में काटा। अब इसका ये ट्रांसफर सेक्शन जो है, ये जो ट्रांसफर सेक्शन है ये मैंने देखा कि जो इसके क्या है, मैंने बताया था कि प्रत्येक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये, दूसरे लोब में भी एक ये है और एक ये है, तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई। ठीक है, अब जो ये सर्कल्स है, मतलब इस थोड़े से पार्ट को यहाँ पे फुली तरीके से दिखा रखा है, जूम करके दिखा रखा है। मैं जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उसकी बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जो उसके अंदर वाली लेयर होगी उसको हम बोलेंगे एंडोथीशियम, जो ये मिडल लेयर होगी, ये 2 लेयर भी हो सकती है मिडल लेयर की, या 3 लेयर भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज है। ठीक है, उसको बोल देते हैं मिडल लेयर्स। और जो अंदर वाली लेयर होगी उसको हम बोल देंगे टैपेटम। ठीक है, और जो उसके अंदर वाला प्रेजेंट होगा, ये जो टिश्यू है, इसको हम बोलेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू, जो आगे चल के पोलन ग्रेन्स बनाएगा। ठीक है, अब हम बात करें कि जो ये 3 लेयर है इनका क्या फंक्शन है। इनका जो फंक्शन होता है, ये क्या करती हैं? एक तो ये प्रोटेक्ट करती हैं पोलन सेक को, मतलब अब इसके अंदर तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल पोलन ग्रेन्स बनाएगी, तो ये पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जो ये एपिडर्मिस और एंडोथीशियम जो मिडल लेयर होंगी, ये एक तो प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और दूसरा क्या काम करती हैं कि जब पोलन ग्रेन्स मतलब जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये एंथर को डिहाइज्ड कर देती हैं। डिहाइज्ड का क्या मीनिंग है कि एंथर को टूटने में मदद करती है ताकि वो पोलन ग्रेन को रिलीज कर सके। ठीक है, और जो ये टैपेटम होती है, ये टैपेटम ये पोलन ग्रेन्स के बिल्कुल ही नज़दीक प्रेजेंट होगी। जो टिश्यू पोलन ग्रेन बनाएगा उसके बिल्कुल नज़दीक प्रेजेंट होगी, तो ये पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, उसको न्यूट्रिएंट देगी ताकि पोलन ग्रेन्स डेवलप कर सकें। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो टैपेटम होती है वो इन तीनों लेयर से, जो टैपेटम की सेल्स हैं वो अलग कैसे हैं? जो टैपेटम की सेल्स होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, मतलब उनके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकती है। अगर हम बोलें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस टैपेटम जो सेल्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से देखते हैं कि एक रेड न्यूक्लियस होगी और ये भी आपको दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक सा, तो ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियस कंटेन करती है। अब हम बात करें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि माइक्रोस्पोर्स का बनना, उसको हम बोल देंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या पोलन ग्रेन्स का बनना। ठीक है, हम बात करते हैं कि मैंने बोला था कि जो, जैसे मैंने यहाँ पे देखा था
कि जो एंथर होता है जब वो यंग होता है, मतलब जब वो फुली तरीके से डेवलप नहीं होता है, तो एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजीनस टिश्यू, जिसको हम स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं, ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको ध्यान से देखना, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, जो प्रत्येक लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। जब ये एंथर फुली तरीके से मैच्योर नहीं होगा तो उसका जो ये सेंटर होगा, ये वाला जो सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, इसमें फुली तरीके से होमोजीनस सेल्स भर जाएंगी और वो एक टिश्यू बनाएगी जिसको हमने बोला स्पोरोजीनस टिश्यू। ये हो गया स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, अब क्या होगा कि when the anther develop, each cell of the sporogenous tissue undergo meiosis and form the microspore tetrad, the pollen grains. Each cells of the sporogenous tissue is potential pollen, the microspore mother cell, and the microspores are arranged in the cluster of 4 cells. अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इन्होंने बोला है कि जो अब एंथर क्या है, एंथर मतलब यंग है, वो फुली तरीके से मैच्योर नहीं है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे उसकी जो सेंटर होगा उसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल्स है वो बहुत मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ेगी। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का क्या मीनिंग होता है कि उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा, वो फुली तरीके से उसमें भर जाएंगी। अब क्या होगा कि जैसे जैसे एंथर डेवलप करना स्टार्ट करेगा, जो प्रत्येक सेल है मतलब जो ईच सेल है स्पोरोजीनस टिश्यू की, ये भी सेल, ये भी सेल, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, टैपेटम के अंदर सारा का सारा ये स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट है। ये आगे ऐसे होगा। ठीक है, प्रत्येक जो सेल है स्पोरोजीनस टिश्यू की, वो अब हमने पढ़ा था कि जब गैमेट बनते हैं तो क्या होता है, मियोसिस होता है। वो मियोसिस करेगी, जब वो मियोसिस करेगी, मान लो ये वाली सेल होगी स्पोरोजीनस टिश्यू, इस सेल को हमने ले लिया, इसने क्या किया, इसने मियोसिस किया। तो हमने जब मियोसिस में पढ़ा था तो मियोसिस एक टाइप का रिडक्शनल डिवीजन है जिसके एंड में 4 सेल्स बनती हैं और प्रत्येक सेल के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर इस सेल में 2n मतलब डिप्लॉइड है तो इसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होंगे, हाफ इसमें होंगे, हाफ इसमें होंगे, हाफ इसमें होंगे। ठीक है, तो जब ये स्पोरोजीनस की जो सेल है वो मियोसिस करेगी तो ये 4 माइक्रोस्पोर्स बनाएगी जिसको जो आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, कैलोज वॉल से वो आपस में जुड़े होते हैं तो इसको हमने बोल दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड। इस तरीके से ये दिखता है जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जब आप आगे देखेंगे मतलब आगे जब डिग्री वगैरह करेंगे तो ये इस तरीके से दिखता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्रा, एक स्पोर, एक स्पोर, एक स्पोर, इसके पीछे स्पोर्स होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो प्रत्येक सेल है स्पोरोजीनस टिश्यू की, उसको हम माइक्रोपोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल हम उसे बोलते हैं। ईच सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक सेल पोलन माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बनाएगी। ठीक है, इसलिए हम प्रत्येक सेल को पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। अब जैसे ये दिखा रखा है कि ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम, इसकी जो ये स्पोरोजीनस टिश्यू भरा पड़ा ये होगी टैपेटम। ठीक है, तो स्पोरोजीनस टिश्यू की एक सेल हो गई योगी जिसको हम स्पोरोसाइट भी बोलते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं या पोलन ग्रेन मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, पोलन मदर सेल जब ये मियोसिस फर्स्ट करेगी, मियोसिस में 2 होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें 2 बार डिवीजन होता है, एक तो मियोसिस फर्स्ट होता है, एक मियोसिस सेकंड होता है। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये क्या करेगी, ये 2 में डिवाइड होगी, 2 में डिवाइड हो गई तो ये एक माइक्रोस्पोर ये बन गया, एक माइक्रोस्पोर ये बन गया। जब इसमें मियोसिस सेकंड हुआ तो क्या हुआ, 4 माइक्रोस्पोर बन गए और चारों के पास क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया जो कि ऐसे दिखता है। अब जब ये डिहाइड्रेट होगा, मतलब जब जो एंथर है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट का मीनिंग जब उसे पूरा का पूरा मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा, मतलब जब वो डिहाइजेंस की स्टेट में होगा, मतलब जब वो टूटने की स्टेट में होगा, जब वो पोलन ग्रेन्स को रिलीज कराने की स्टेट में होगा, तब ये क्या होगा कि जो ये माइक्रोस्पोर है ये इनकी जो वॉल्स है वो डिजोल्व हो जाएगी। मतलब कैलोज वॉल से ये आपस में जुड़े हुए हैं, कैलोज वॉल से आपस में जुड़े हुए हैं, इनकी वो वॉल डिजोल्व हो जाएगी जिससे क्या होगा, ये जो 4 माइक्रोस्पोर हैं ये अलग अलग निकल जाएंगे और ये हर एक माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन कहलाएगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में एक ही को बोलते हैं, लेकिन जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं कैलोज वॉल से, लेकिन जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। अगर मैं आगे पोलन ग्रेन की बात करूं तो पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, जो आगे जाके मेल गैमेट्स बनाएगा। ठीक है,
जनरली ये क्या होता है, वो स्फेरिकल होता है शेप में, 20 to 50 उसका डायमीटर होता है, मतलब ये पोलन ग्रेन हो गया। जो इसका जो ये डायमीटर होता है ये तो या तो 20 या 50 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है। इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक तो होती है एक्साइन, बाहर वाली को हम बोलेंगे एक्साइन, अंदर वाली को हम बोलेंगे इंटाइन, और जो इंटाइन के जो अंदर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है। हमने पढ़ा था कि जो प्रत्येक सेल होती है उसकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है साइटोप्लाज्म के, जो साइटोप्लाज्म को, जिसके अंदर मतलब साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो, साइटोप्लाज्म को जो कवर करती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद होगी पोलन ग्रेन की इंटाइन, फिर बाहर वाली लेयर होगी एक्साइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो एक्साइन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है, ठीक है। और जो स्पोरोपोलिनिन जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी पूरी एक्साइन पे सारी जगह स्पोरोपोलिनिन होगा, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पे एक पोर क्रिएट हो जाएगा, उस पोर को हम बोलेंगे जर्म पोर। और वो जर्म पोर क्या करेगा, वहाँ से ही जब पोलन ग्रेन शेड करेगा स्टिग्मा पे, तो उस जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब निकल के आएगी, जिससे जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर होंगे ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, जो स्पोरोपोलिनिन आखिर में ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि ऐसा कोई एंजाइम आज तक नोन नहीं हुआ जो कि इसको डिग्रेड कर सके स्पोरोपोलिनिन को। और जब पोलन ग्रेन्स को हम मतलब बहुत सारे टाइम तक, मतलब हमने देखा है ना कि पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन। उसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, इस वजह से वो फुसिल के रूप में कैसे स्टोर रह सकता है, फुसिल के रूप में कैसे प्रिजर्व रह सकता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है वो स्पोरोपोलिनिन की वजह से फुसिल के रूप में प्रिजर्व रह सकता है, क्योंकि जो स्पोरोपोलिनिन है ना तो उसे कोई एंजाइम डिग्रेड कर सकता है, और ना ही हाई टेम्परेचर या कोई एसिड हो गया या बेस हो गया जो स्ट्रोंग हुआ उसका कोई असर स्पोरोपोलिनिन पे पड़ेगा। अगर हम इंटाइन की बात करें तो इनर मोस्ट लेयर को हम इंटाइन बोलते हैं, वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है, और जो उसके अंदर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब जब पोलन ग्रेन्स, अब हम बात करेंगे कि जो पोलन ग्रेन है वो शेड कब होते हैं, मतलब हमने बोल दिया कि जब एंथर डिहाइज्ड करता है, कहीं जब एंथर डिहाइज करता है तो मतलब जब एंथर फटता है, हम बोलें सिंपल सी भाषा में, तो उससे जो पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज हो जाते हैं। अब हमें क्या पता, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसके अंदर 2 सेल भी हो सकती हैं और 3 सेल भी हो सकती हैं। ऐसा कैसे, जब माइक्रोस्पोर जो पोलन ग्रेन्स बनाएंगे तो पोलन ग्रेन्स माइटोसिस करेंगे और 2 सेल बनाएंगे, जैसे कि हमने पढ़ा, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। और जो ये जनरेटिव सेल क्या करेगी, ये जनरेटिव सेल दोबारा से माइटोसिस करेगी और वो क्या बना देगी, 2 मेल गैमेट बना देगी, और ये वेजिटेटिव सेल ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो ये हो गए 2 सेल वाले पोलन, ये हो गए 3 सेल वाले पोलन। तो जो 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं, हम देखा कि जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो वेजिटेटिव सेल बिगर होती हैं और उसके पास अबुंडेंट फूड रिजर्व होता है, जो कि जो मेल गैमेट है उनको नरिश कर सकती है। जो जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है और साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करती रहती है, और जो उसकी स्पिंडल शेप्ड होती है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होती है, ठीक है। जो 60% एंजियोस्पर्म है वो 2 सेल में, मतलब जब उसमें पोलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव सेल और जो जनरेटिव सेल फॉर्म हो चुकी होंगी उस स्टेज में पोलन ग्रेन को शेड कर देती हैं, मतलब पोलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज हो जाता है 2 सेल्ड स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म में। और जो बाकी के होंगे, जब जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देगी पोलन ग्रेन के अंदर ही, वो तभी शेड होंगे। अब हम यहाँ पे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बोला था कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। हमने बोला कि जब माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होगी जब वो मियोसिस करेगी तो वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगी, मतलब 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे जो आपस में जुड़े हुए होंगे। जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो वो पोलन ग्रेन्स बना देंगे। अब जब ये पोलन ग्रेन्स हैं, अब ये पोलन ग्रेन्स ऐसे भी नहीं रहेंगे, इनमें भी डिवीज़न होगा। जब इनमें डिवीज़न होगा तो इनमें माइटोसिस होगा, पहले वाला माइटोसिस होगा। पहले वाले माइटोसिस में क्या करेंगे ये अब माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न है, हमने पढ़ा था, तो उसमें 2 सेल बनती हैं एक से, तो ये 2 सेल बनाएगा। एक तो ये छोटे वाली सेल हो गई जिसको हम बोल देंगे जनरेटिव, और एक ये पूरी की पूरी ये बड़े वाली सेल हो गई जिसको हमने बोल दिया ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। ट्यूब सेल को ही हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है। जो जनरेटिव सेल होगी उसकी जो
वो जो होगी ये छोटी सी ये स्पिंडल शेप होगी, और ये जो साइटोप्लाज्म है ये सारा का सारा वेजिटेटिव सेल का ये इसमें फ्लोट करती रहेगी इधर उधर। और जो ट्यूब सेल है मतलब जो वेजिटेटिव सेल उसकी जो न्यूक्लियस होगी वो इरेगुलर होगी। ठीक है, अब जब इसमें माइटोसिस सेकंड होगा तो जो ये जनरेटिव सेल है ये क्या करेगी, ये 2 मेल गैमेट को बना देगी। ठीक है, तो ये हो गया 3 सेल्ड पोलन। तो इसमें 3 सेल हो जाएंगी क्योंकि 2 मेल गैमेट वाली सेल हो गई, एक वेजिटेटिव सेल हो गई, तो ये हो गई 3 सेल, और एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, तो ये हो गई 2 सेल। हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मैंने पढ़ा था कि जो इसकी आउटर लेयर होती है उसको हम बोल देते हैं एक्साइन, जो इसकी इनर लेयर होती है उसको हम बोल देते हैं एंटाइन, और ये हो गया एक्साइन के ऊपर ये स्पोरोपोलिनिन सारा का सारा प्रेजेंट है। अब स्पोरोपोलिनिन इस जगह पे नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक पोर क्रिएट हो गया जिसको हमने बोल दिया जर्म पोर, जिससे जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा उससे पोलन ट्यूब रिलीज होगी, और इस पोलन ट्यूब के द्वारा ही ये जो जनरेटिव सेल जो 2 मेल गैमेट बनाएगी वो 2 मेल गैमेट इस पोलन ट्यूब के जरिए ही जाके उसके एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, अब पोलन ग्रेन्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं क्योंकि वो बहुत सारी एलर्जीज कोज करते हैं, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज कोज करते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। अब कुछ स्पीशीज होती हैं पोलन ग्रेन्स की, फॉर एग्जांपल पार्थीनियम हो गया, कैरेट ग्रास हो गया, जिसको इंडिया में लाया गया था। मतलब ये वीट के साथ, जो वीट जब इंडिया में हम ला रहे थे तो ये उसके साथ एज अ कॉन्टेमिनेंट के रूप में आ गई थी, मतलब एज अ वीड के रूप में आ गया। तो उससे क्या हुआ, इसके जो पोलन ग्रेन्स है वो एलर्जी कोज करने लगे। जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स के एडवांटेजेस भी हैं। उनको जो पोलन ग्रेन्स है वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट में, वो उनको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। कैसे, उसकी पोलन ग्रेन्स की टैबलेट्स बना देंगे, पोलन ग्रेन्स के सिरप बना देंगे, तो उनको कंज्यूम करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इनका जो कंज्यूप्शन होता है वो इंक्रीज करता है। जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, जो रेस हॉर्सेस वगैरह होते हैं, उनकी पावर को ये इंक्रीज करता है। अगर हम आगे बात करें कि जो सीरियल्स, अब ऐसा तो है नहीं कि जो पोलन ग्रेन्स है वो हमेशा ही वायबल रहेंगे। वायबल का क्या मीनिंग है कि वो पोलन ट्यूब को गिव राइज करेंगे, या उनकी जो फर्टिलिटी है, मेल फर्टिलिटी, वायबिलिटी का मीनिंग होता है मेल फर्टिलिटी, मतलब वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं या नहीं। अब कुछ सीरियल्स ऐसी होती हैं जब हम उनके पोलन ग्रेन्स को निकाल लेते हैं वो 30 मिनट के अंदर ही अपनी वायबिलिटी को लूज कर देते हैं। मतलब अगर उन्हें 30 मिनट से ज़्यादा हो गया तो वो फिर फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, मतलब उनकी जो मेल फर्टिलिटी है वो लूज हो जाएगी। पोलर जो वायबिलिटी होती है वो बेसिकली होती है मेल फर्टिलिटी, मतलब जो उसकी फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी है वो लूज हो जाएगी अगर उसको 30 मिनट्स से ज़्यादा टाइम हो गया रिलीज हुए अपने एंथर से। ठीक है, अब हम कुछ लेग्यूमिनोसे या कुछ फैमिली में बात करें, जैसे रोजेसी होगी, लेग्यूमिनोसे होगी, सोलेनेसी होगी, उनकी जो वायबिलिटी है, मतलब उनकी जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है मंथ तक। मतलब वो बहुत सारे मंथ तक, मतलब बहुत, मतलब जैसे इनकी जो वायबिलिटी है, जो सीरियल्स हैं उनकी 30 मिनट में ही लूज हो जाती है ना बहुत सारे सीरियल्स की, लेकिन जो ये होते हैं, जो ये कुछ फैमिलीज जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनोसे, इनकी जो वायबिलिटी है वो मंथ तक प्रेजेंट रहती है, मतलब वो मंथ तक फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन उनका भी कुछ पीरियड होता है, जब वो पीरियड एक्सटेंड कर जाता है तब उनकी जो वायबिलिटी है वो लूज हो जाती है, मतलब वो उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो क्या पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं उनकी वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब उनकी जो मेल फर्टिलिटी है, उस फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए क्या हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं? हाँ, हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। हम पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन, ये एक केमिकल है, उसमें स्टोर करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर। -196 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं कि वो कितनी ठंड होगी, उसमें हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं ताकि पोलन ग्रेन की वायबिलिटी मेंटेन रहे, वो उनकी जो फर्टिलिटी की करने की कैपेसिटी है वो मेंटेन रहे। अब आप इस डायग्राम में देखिए, इस पिक्चर में देखिए, इसको आप फुली तरीके से जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो आपको फुली तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब जिसको समझ में आएगा वो स्किप कर दीजिए, या जिसको समझ में नहीं आया तो वो आप उसका एक बार और रिविज़न हो जाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें डायग्राम में अच्छे तरीके से समझ में आता है। हमने बोला कि जो एंथर होता है, एंथर का जब हमने ये जो एंथर है इसका हमने ट्रांसफर सेक्शन काट दिया। ठीक है, जब हमने इसका एंथर का जो ट्रांसफर सेक्शन काटा तो इसमें ये
हमने बोला था कि एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, तो ये टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो ये हो गया, ये होंगे उनके स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेगा, अब प्रत्येक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू की मियोसिस करेगी ताकि वो माइक्रोस्पोर्स बना सके और फिर वो पोलन ग्रेन बना सके। अब जो सेल मियोसिस करती है, हमने पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट। ठीक है, अब क्योंकि ये माइक्रोस्पोर बना रही है इसलिए इसको हमने बोल दिया माइक्रोस्पोरोसाइट। अब ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, स्पोरोजिनस टिश्यू तो डिप्लॉयड है। अब इसने मियोसिस फर्स्ट किया, इसने ये 2 सेल बना दी। अब मियोसिस सेकंड किया, इसने 4 सेल बना दी। अब ये 4 सेल, ये हो गया माइक्रोस्पोर, टेट्राड बन गया अब हमारा। अब क्या होगा कि जो प्रत्येक माइक्रोस्पोर है, जब उसकी वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, कैलोज वॉल, वो अलग अलग होने लगेगा। तो ये चारों के चारों ऐसे अलग हो जाएंगे, प्रत्येक पोलन ग्रेन बनाएगा। अब हम इस एक माइक्रोस्पोर की बात करते हैं। इसका जो वैक्यूल है वो एक्सपेंड होने लगा, वो एक्सपेंड होने लगेगा, बहुत सारा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो रहा है कि इसमें होगा पोलन माइटोसिस फर्स्ट। अब मैंने बताया था कि जब पोलन ग्रेन में जो माइटोसिस फर्स्ट होता है, उसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन की सेल है वो माइटोसिस में अब 2 सेल बनती हैं एक से, तो इसमें भी 2 सेल बनेगी, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाली, एक जनरेटिव सेल बनेगी और एक वेजिटेटिव सेल बनेगी। ठीक है, अब जब ये आगे जाएगा, जब ये और मैच्योर करेगा, तो इसमें होगा माइटोसिस सेकंड। माइटोसिस सेकंड में जो ये जनरेटिव वाली सेल है, ये क्या बना देगी, ये देखो यहाँ पे ये 2 मेल गैमेट ये बना रही है। एक मेल गैमेट ये है, एक मेल गैमेट ये है, और इसमें माइटोसिस सेकंड नहीं हो रहा है, तो ये वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल दोनों ऐसी ही हैं। मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया 2 सेल्ड पोलन और ये हो गया 3 सेल्ड पोलन, क्योंकि इसमें 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है, एक वेजिटेटिव सेल है या इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं, और इसमें एक वेजिटेटिव सेल है और एक ये जनरेटिव सेल है, ये होगी 2 सेल, तो इस 2 सेल्ड पोलन हो गया। अब जो 60% एंजियोस्पर्म है वो अपनी सेल को 2 सेल, मतलब 60% जो एंजियोस्पर्म है वो क्या करते हैं, वो इसी स्टेज पे एंथर से पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं, और जो बाकी के जो एंजियोस्पर्म है वो इस स्टेज पे अपने एंथर पोलन ग्रेन्स को एंथर से रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोलन ग्रेन भी स्टिग्मा पे लैंड करेगा, ये वाला पोलन ग्रेन भी स्टिग्मा पे लैंड करेगा। ठीक है, तो जब ये स्टिग्मा पे इसने लैंड किया, ये हो गया स्टिग्मा, इस पे लैंड किया, तो इस वाले पोलन ग्रेन्स ने तो पहले डिवीजन कर लिया, तो ये 2 स्पर्म सेल मतलब 2 मेल गैमेट्स होंगे या 2 स्पर्म सेल हो गई, इसको मेल गैमेट बोलते हैं या फीमेल, मतलब मेल गैमेट भी बोलते हैं, स्पर्म सेल्स भी बोलते हैं। अब ये आगे जाके क्या करेंगी, ये ओवरी के अंदर जाएंगी और ओवरी में फिर ये उसमें फ्यूज, ओवरी के अंदर जो एम्ब्रियोसेक ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियोसेक होगा उसके अंदर जो एग होगी उसके साथ फ्यूज करेगा एक मेल गैमेट और एक सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा जो कि एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, और जो ये वाला होगा, ये वाला क्या करेगा, ये आगे जाके फिर डिवीजन करेगी, जो ये जनरेटिव सेल है, ये 2 यहाँ पे इसका लैंड करने के बाद इसमें माइटोसिस सेकंड होगा, तो जनरेटिव सेल यहाँ पे जाके 2 मेल गैमेट बनाएगी और फिर उसके बाद ये भी ओवरी के अंदर जाएगी, ओवरी के अंदर जाके जो एम्ब्रियोसेक होगा उसके अंदर जाके एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स हैं वो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।